अरुण शौरी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पहले बोलें, क्योंकि यशवंत सिन्हा जी ने कहा है कि वो और शत्रुघ्न जी फिर आखिर में जितना समय बचेगा संक्षिप्त में कुछ बात करेंगे, लेकिन अरुण शौरी जी को हम टाइम देना चाहते हैं। सर, हम सब इकट्ठे हुए हैं शत्रुघ्न जी को और यशवंत सिन्हा को सुनने के लिए, तो इसलिए मैं थोड़ा ही टाइम लूँगा आपका, क्योंकि इसमें सर इसमें अब कोई और बात बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है कि डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन डेंजर में है। आपको कितने उदाहरण दिए गए हैं, उसको और भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। उसमें एक शब्द यूज़ किया गया, न्यू नॉर्मल, मेमन साहब ने भी यूज़ किया है। इसको समझना चाहिए कि हम आदी हो जाते हैं किसी चीज़ के। अभी जैसे एक शायद ही हम कह पाए, किसी को अंदाज़ा होगा कि भी 72 लिंचेस हो गए, लिंचिंग हो चुकी है, लिंचिंग डेथ्स हो चुकी हैं। क्या आप जानते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन में जिन लोगों ने सिर्फ इंफॉर्मेशन मांगी एक कानून के तहत, उनमें से कितने लोग मारे गए हैं? जी 63 लोग, मगर किसी पेपर में भी नहीं छापा होगा। सोहराबुद्दीन के मर्डर के केस में कितने विटनेसेस हैं जो कि रिजाइल कर गए हैं, जो उन्होंने बयान दिया था उसको उससे उलट गए हैं। कितने होंगे? हॉस्टाइल हो गए, अब कोई 54 के करीब हो गए। ये एक नई चीज चल पड़ी है जो कि एक छोटा सा, अब यूपी में ये जो इनकाउंटर्स चल रहे हैं उसमें संजय बताइए आप हमें कि कितने लोग मारे गए हैं। एक्चुअली स्पीकिंग दिल्ली के पेपर्स में भी अगर 1 इंच का आइटम आता होगा वो भी कॉमर्स पेज पर या कहीं छोटा सा आ जाता होगा। और इसी तरह जैसे आपको दिनेश जी ने बताया कि पार्लियामेंट का ना चलना, मेमन साहब ने बताया हमें कि भाई सुप्रीम कोर्ट में क्या हालत है, किसी भी CBI का किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक न्यू नॉर्मल हो गया है। तो इस न्यू नॉर्मल को हमें समझना चाहिए कि इससे क्या होता है कि हम जब एक नई व्यवस्था के आदी बन जाते हैं तो अब उससे 2 इंच और ज़्यादा चीज़ खराब होती है तो लगता है यार ये तो होता ही रहता है। तो दैट इज द एंड ऑफ द सिस्टम। ये कहा जाता है, मैंने तजुर्बा नहीं किया, एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मगर मैंने पढ़ा है कि अगर आप उबलते पानी में एक मेंढक को फेंकिए तो वो स्टार्टल होकर जंप कर कर बाहर आएगा और वो बच जाएगा। आप उसी मेंढक को रूम टेम्परेचर के पानी में, पतीले में डालिए, रूम टेम्परेचर का पानी हो और उसे आहिस्ता आहिस्ता उबालिए, गर्म कीजिए और उबालिए। वो उससे आदी होता जाता है और वो मर जाता है। हमारी वो हालत हो गई है। तो इसलिए मैं आपका वो टाइम उस पर नहीं लेना चाहता कि और मैं इसमें उदाहरण दूं, इतने हमें एलोक्वेंटली ये बतलाए गए हैं और हम सब इसको, इन चीज़ों को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। मैं सिर्फ एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से शुरू कर मैं एक ही चीज़ करूंगा कि भाई अब करना क्या चाहिए। अब हम तो समझ तो गए हैं कि भाई ये हो रहा है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये है कि दिनेश ने जैसे कहा कि भाई इन्हें कॉन्फिडेंस है कि पार्लियामेंट फिर से ठीक होगा, इन्हें कॉन्फिडेंस है कि जुडिशरी फिर से ठीक होगी। मुझे ये कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि तारीख सिखाती है कि कोई तय नहीं होती। कंट्रीज आखिर टूट जाती हैं, सिस्टम्स खत्म हो जाते हैं, डेमोक्रेसीज डिक्टेटरशिप्स बन जाती हैं। हाँ, तो इसलिए एक अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शुल्ट्ज ने बहुत अच्छा कहा था, होप इज नॉट पॉलिसी। आप आशा करते रहें, आप कहते रहें कि भाई मुझे कॉन्फिडेंस है, वो पॉलिसी नहीं है। इसलिए हमें
देखना चाहिए कि भाई हम क्या करेंगे। यही दिनेश ने भी अंत में ये कहा कि भाई हम सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए, इसलिए मैं उसके बारे में 2-3 सजेशन देना चाहता हूँ, और सिर्फ 3 लोगों के 3 कैटेगरीज के लिए। एक मेरी जमात के लिए, मीडिया के लिए, क्योंकि सबने मीडिया के बारे में कहा, दूसरा आपके लिए, और तीसरा हमारी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके लिए। देखिए, मीडिया में ये सब इतना कहा जा रहा है कि भाई डर हो गया है। मुझे ये नहीं लगता कि डर है, मुझे लगता है कि लालच है। और डर का एक बहाना बनाया जा रहा है। दिल्ली के बाहर तो कोई भी डर नहीं है, दिल्ली में भी अब कम डर है। तो मगर वो चीजें छप नहीं रही, वो इसलिए नहीं छप रही। देखिए, मैंने भी मीडिया में काम किया था, हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं है, हमारा ओपन एजेंडा है कि ये सरकार खराब चीजें गलत चीजें कर रही है, हम उसका विरोध करेंगे। इसमें शर्माने की क्या बात है? जोश मिलियाबादी की लाइन है, जुल्म करता है दुश्मन और हम शर्माए जाते हैं। तो मीडिया भी ये जानता है। भाई मैं आपको बताता हूं क्या कर लेंगे, और किस चीज से ये मीडिया डर रहा है कि जी गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट रुक जाएगा। क्या आपको याद होगा कि जब ये बोफर्स का चीज मैं और मेरे साथी इंडियन एक्सप्रेस में लिख रहे थे, तो हमारे पर कितने केस थे, कितने रेड हुए थे, कितनी इंक्वायरीज थी? मेरे दोस्त गुरुमूर्ति ने गिना कि 326 क्रिमिनल केस, इंक्वायरीज, रेड्स वगैरह थे, मगर कोई डर नहीं था। अगर आप तो मुझे ये बात नहीं समझ आती कि क्या चीज हो जाएगी अगर वो एडवर्टाइजमेंट रोक देंगे, क्या चीज हो जाएगी, डिसमिस हो जाओगे आप। सर, इंडिया में उस समय तक 3 एडिटर थे जो डिसमिस हुए थे। पहले प्राण चोपड़ा स्टेट्समैन से, फिर जॉर्ज वर्गीज हिंदुस्तान टाइम्स से, और तीसरा मैं था इंडियन एक्सप्रेस से। तो हिंदुस्तान में 3 एडिटर उस समय तक डिसमिस हुए थे, मगर हिंदुस्तान में एक ही एडिटर था जो 2 बार डिसमिस हुआ था, और वो मैं हूं। और अभी भी मैं आपके सामने खड़ा हूं, और आप अभी भी तालियां बजा रहे हैं। सो देयर इज लाइफ आफ्टर डिसमिसल। आप कहते हो कि जी 200 लोग हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, चैनल में क्या आ रहा है? आ रहा है? I don't understand the fear. We are not in the condition in which people are in other dictatorships. We are free. We are meeting here today. Fear. So I really don't think that it is fear. But there is a reason. You see, बाइबल में बहुत अच्छा कहा, मैं इसका वर्ड आप मैम साहब से पूछ रहा था, हमें मिला नहीं, मगर उन्होंने कहा कि यू कैन नॉट सर्व गॉड एंड मैमन टुगेदर। आप अल्लाह को और शैतान को, दोनों को उसी तरह इबादत नहीं कर सकते एक ही टाइम पर। या आप अपने बिजनेस चला लीजिए। पहले ये होता था कि कुछ बिजनेस होता था, उसमें से पैसे लेकर आप अखबार चलाते थे। अब आप अखबार चलाते हो इसलिए कि उससे कुछ लीवरेज मिल सके अपनी बिजनेस चलाने के लिए। इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई कारण है कि हम सरकार से डरें। आप लालच छोड़िए तो आप फ्री होगे। मगर अगर मीडिया आज अपना काम ना करे, और ये हो सकता है कि जो इस्टेब्लिश्ड मीडिया है, मेरी राय में वो आज काम नहीं कर रहा,
एक ही पेपर इंडियन एक्सप्रेस काम कर रहा है, एटलीस्ट दिल्ली पेपर्स में से एक ही चैनल एनडीटीवी काम कर रहा है। इसलिए हमें इस दौर पर सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि कल इंडियन एक्सप्रेस का गला दबाया जा सकता है या एनडीटीवी को स्विच ऑफ किया जा सकता है, तो फिर क्या करें। इसलिए जो हथियार मोदी ने इस्तेमाल किया है वही इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। वो सोशल मीडिया है, उसमें हर एक व्यक्ति, आप अपने कैमरा से सारा वीडियो ले रहे हो, आप जर्नलिस्ट बन सकते हो। वो एक लिंचिंग नहीं दिखाते चैनल वाले सरकार के दबाव में, मगर आपका मीडिया है, आपका ये कैमरा है, आप सारा वीडियो लेकर आप अपने 10 दोस्तों को दीजिए, वो 10 को देंगे, शाम तक सारे हिंदुस्तान में खबर फैलेगी। गांधी जी कहा करते थे, The hands of willing copyists are our printing presses। कि वो जो हाथ है, एक एक आदमी का हाथ, जो कि सरकार जिस खबर को नहीं प्रचलित करने देती, अगर हम उसी को अपने एक पोस्ट कार्ड पर लिखकर 10 लोगों को भेजेंगे, वो हमारी प्रिंटिंग प्रेस है। तो इसलिए सरकार के बारे में आप मत सोचिए कि वो क्या करेगी, वो तो करेगी। ये हम सोचेंगे हम क्या करें। अहमद फराज की बहुत अच्छी लाइन है, शिकवाए जुल्मते शब से तो बेहतर था, शिकवाए जुल्मते शब से तो बेहतर था कि अपने हिस्से की एक शमा जलाते जाते। सो मीडिया पर मेरी ये बात है कि इसीलिए हम सब जो बैठे हैं, 200-500 लोग हैं, देखिए आप एक सब्जेक्ट लीजिए, मोदी का एक वायदा लीजिए, उसी को फॉलो कीजिए, उसी के बारे में फैक्ट्स निकालिए। वो कहते हैं जी मुद्रा से 5 करोड़ जॉब हो गए। आप एक ही चीज पकड़िए और देखिए कि क्या हुए क्या। वो कहते हैं डिमोनेटाइजेशन से ये ब्लैक मार्केट बंद हो गई। आप अंबानी का घर देखिए जरा, छोटा हुआ है क्या। वो कोई ऐसे जो बड़े लोग हैं वो कोई कैश रखते हैं क्या, और वो यहां रखेंगे क्या। तो ये एक एक आदमी एक विषय को लेकर, एक प्रॉमिस को लेकर, उस चीज उसको गहराई में रिसर्च करता रहे, अपने दोस्तों में फैलाता रहे। ये जितने भी मीडिया को क्लोज करना है, बंद करना है, वो करते रहें, लोगों को चीज पता लग जाएगी। और जितना ये ज्यादा प्रोपेगेंडा करेंगे वही नाकाम होगा, क्योंकि लोग उस प्रोपेगेंडा को अपनी लाइफ से कंपेयर करेंगे। तो सरकार से इतना डरना नहीं चाहिए। और हमें जो करना चाहिए, मैंने आपसे चीज की, एक इंस्टीट्यूशन को लीजिए, एक प्रॉमिस को लीजिए, एक फैक्ट को लीजिए, एक जुमले को लीजिए, उसी की गहराई में उसको रिसर्च कर इररिफ्यूटेबल फैक्ट्स अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, इतना काफी रहेगा। और जो यशवंत जी का ये जो इन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाई है वो कायम होगी। अब हमें आगे के बारे में सोचना है, और इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि 2 हमारे मेन वक्ता हैं। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अब ये सोचिए कि जो जो चीज़ उदाहरण आपको दिए गए हैं, अगर 2019 इज द लास्ट चांस टू रिवर्स द कोर्स। अगर इस बार आपने वो रेल नहीं उल्टाई तो फिर उसके बाद डेमोक्रेसी वगैरह सब भूल जाइए। ये तो ट्रेलर होंगे जो आपने अभी तक देखे हैं जी। हाँ बिल्कुल। इसलिए अच्छा, दूसरी बात ये है कि मोदी और शाह, मैं पहले हमेशा कहा करता था कि ये 2.5 लोगों की सरकार है, 2.5 लोगों की पार्टी है, एक मोदी, एक शाह, और बेचारा आधा अरुण जेटली, वो बेचारा ही इज ट्राइंग टू बी यूजफुल।
वो एक वकील वकालत करने में लगा हुआ उनकी। अब मैं हमेशा कहता हूं कि 1 और 3/4 लोगों की सरकार है। एक कौन है? अमित शाह, मोदी नहीं, क्योंकि मोदी साहब तो अपनी फोटो खिंचाने में इतने व्यस्त हैं, वो इवेंट मैनेजमेंट में इतने व्यस्त हैं। इसलिए जो मेन एजेंसीज हैं, सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीरियस फ्रॉड्स ऑफिस, ये सब अमित शाह को रिपोर्ट करती हैं। और उनकी मेंटेलिटी क्या है वो आप संजय से पूछिए, हमारे वकील साहब से पूछिए, वो जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है सोहराबुद्दीन के केस में, जब ट्रांसफर किया उन्होंने, उसमें उन्होंने क्या लिखा है वो पढ़िए। तो वो नक्शा मन में रखकर आप सोच सकते हैं कि 2019 में अगर वो वापस आ जाते हैं तो उसका क्या हश्र होगा। और वो ये जानते हैं कि जिस तरह वो आए थे पिछली बार, अब वो चीज उनसे हाथ से चली गई। यूथ उनके साथ नहीं है, ट्रेडर उनके साथ नहीं है, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज उनके साथ नहीं है, फार्मर्स उनके साथ नहीं है। इसलिए वो जानते हैं कि द ग्राउंड हैज स्लिप्ड फ्रॉम अंडर देयर फीट। तीसरा, वो जानते हैं कि अगर वो वापस नहीं आते तो फिर वो बहुत खतरे में होंगे। इसलिए वो वापस आने के लिए जो भी जरूरी समझते हैं वो करेंगे। लोगों को बांटना, मरवाना, उससे दहशत फैले, जो भी वो चाहे, वो जो भी उनको लगता है कि भी वो वापस आने के लिए उनको के अनिवार्य है, वो जरूर करेंगे। इसलिए आप ये देखिए कि द कंट्री विल बी इन पेरिल इफ दे कम बैक। मगर ऑपोजिशन पार्टीज के जो लीडर्स हैं, और संजय वगैरह जरूर उन तक पहुंचाएंगे, दिनेश उन तक पहुंचाएंगे कि आप वो लीडर जो हैं वो कंट्री को भूलें। हम तो कहते हैं कि कंट्री विल, यशवंत जी कहते हैं कंट्री विल बी इन डेंजर। आप अपने लीडरों को समझाइए कि कंट्री तो डेंजर में होगी, मगर वो पर्सनली खुद डेंजर में होंगे। मोदी उनको किसी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो हर एक को राइवल समझता है। इसलिए ये देखकर मुझे उनको 4-5 सजेशंस देनी है। और ये जो लीडर्स हैं, और मैं इन सब बड़े बड़े अपने हमारे उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और आज तो सिर्फ सिटीजन्स आए हैं, मगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी सजेशंस उन तक पहुंचाएं। पहले ये चीज तो ये है, प्लीज डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज। ये बात शायद बिल्कुल गलत है, शायद ये प्लांट की गई है न्यूज़पेपर्स में, फिर भी मैं दोहरा रहा हूं कि ये जो राज्यसभा की डिप्टी चेयरमैनशिप की इलेक्शन थी, इसमें ये कहा गया कि भाई हमारे दोस्त हमारे चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भाई पहले राहुल गांधी मुझे फ़ोन करे। राहुल गांधी कहते हैं मैं क्यों फ़ोन करूं, और इसी में चीज़ हाथ से चली जाती है। अब भाई देखिए, एक तरफ आप कहो कि कंट्री इज इन डेंजर, और दूसरी तरफ कहो कि यार तुमने तो फ़ोन नहीं किया पहले। आप गांधी जी को याद कीजिए। गांधी जी कहा करते थे, मुझे याद है कि उनकी एक चीज़ है कि जब वो वाइसरॉय के स्टेप्स पर गए, वाइसरॉय से उनकी मीटिंग थी, तो वो गए, तो बेचारे धोती में उनके साथ, और वो एक उनके लिए तोहफा ले गए थे। वो एक एल्यूमिनियम की कटोरी थी, यहाँ की यरवदा जेल की, पूना की, जिसमें उनको खाना दिया जाता था। वो कटोरी वो उनको तोहफा के लिए ले गए थे, देने के लिए कि ये आपकी सरकार मुझे इसमें खाना देती थी, शायद आप भी खाना चाहें। मगर उनसे कहा गया कि भाई आप इस तरह जा रहे हैं, आप तो संत हो, और ये ब्रिटिशर के घर में इस तरह जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आई विल स्टैंड ऑन द वाइसरॉयज स्टेप्स विद ए बेगिंग बोल इन माई हैंड।
if it is in the interest of India. So my first point is, you are leaders, please don't stand on prestige. अच्छा, कई बार यह कहा जाता है, अब इसमें तो यशवंत जी हमें गाइड कर सकते हैं, कि 3-3, 4-4 सीट पर अलायंस टूट जाता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। अरे एक तरफ कंट्री का सवाल है, एक तरफ आपकी जान का सवाल है, और आप 3-4 सीट पर एक दूसरे का सर तोड़ रहे हो। अब एक और रैशनलाइजेशन है कि नहीं नहीं, ये तो अभी जैसे मैं उनके लिए आदर रखता हूँ, प्यार रखता हूँ। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने आज कहा कि नहीं नहीं, हम तो अकेले जाएंगे, हरियाणा में करेंगे, दिल्ली में भी अकेले चलेंगे। अच्छा, एक ही उसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि नहीं, ये तो अब मायावती जी भी कहती हैं कि मुझे इतनी सीट चाहिए। अच्छा, एक कहते हैं कि जी ये तो ओपनिंग मूव है बार्गेनिंग के लिए, मैं 70 मांगूंगा, फिर चलो 35 पर राजी हो जाऊंगा। मगर उसका इफेक्ट पब्लिक माइंड में ये होता है कि अरे यार, ये तो इकट्ठे ही नहीं हो सकते, सरकार क्या चलाएंगे। तो इसलिए प्रेस्टीज पर ना रहिए, और ये जो ओपनिंग गैम्बिट वैम्बिट है, ये ना सोचिए कि भाई लोग ऐसे ही बेचारे लोगों को इस तरह कि नहीं, लोग हमारे मान जाएंगे अंत में बात। दूसरी चीज ये है, फॉरगेट द पास्ट। नहीं, उसने मुझे ये कहा था, नहीं उसने पिछली बार इलेक्शन में मुझे ये दगा दी। प्लीज फॉरगेट द पास्ट। आई वुड ऑल्सो से फॉरगेट द फ्यूचर फॉर द टाइम बीइंग, कि कल मुझे इसी के, आज मैं इनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहा हूं, कल मुझे इन्हीं का स्टेट असेंबली में विरोध करना पड़ेगा। फॉरगेट दैट टाइम, वो शायद टाइम आएगा ही नहीं अगर आप अभी मिलकर नहीं चलोगे तो। तो तीसरी मेरी उनसे सजेशन ये है, प्लीज एक दूसरे के बारे में पब्लिक में बात ना कीजिए। और सरकार का ये जो इन्फ्लुएंशियल मीडिया है वो, सर जरा बताइए आपकी संजय बारे की क्या राय है? वो कहते नहीं, वो दिनेश तो आपके बारे में ये कह रहा था, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो इसलिए एक दूसरे के बारे में बात मत कीजिए, एक दूसरे से बात कीजिए। अगर कोई समस्या है संबंधों में तो उनसे बात कीजिए, प्राइवेट में बात कीजिए। और अब्दुल कलाम बहुत अच्छा चीज कहा करते थे। मैंने उनसे एक बार पूछा कि भाई इसरो क्यों काम इतना अच्छा करता है? वो कहने लगे कि भाई सतीश धवन ने हमें सिखाया था। पहले वो हर एक मंडे को मीटिंग होती थी, सब लोग प्रोजेक्ट हेड्स आते थे, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, भाई उसमें शत्रुघ्न जी के डिपार्टमेंट ने ये नहीं किया, फलाने के मेरे, वो उस समय कहो, वो सुबह से शाम तक मीटिंग चलती थी, कोई लंच ब्रेक, टी ब्रेक कुछ नहीं। लिफाफे वो लिफाफे में एक वो आता था सैंडविच, वही आप खाइए और वहीं सब कुछ सॉल्व कर दो। मगर उनका एक रूल था कि अगर कोई ऐसी चीज है जो तुम किसी को कहना चाहते हो तो उसको चिट्ठी मत लिखो, उसे फोन करो। अगर ऐसी चीज है जो आप फोन पर कह सकते हो तो फोन पर मत कहो, उसके पास जाओ और उससे बात कर लो। तो इसी तरह डोंट टॉक अबाउट ईच अदर, टॉक टू ईच अदर। इफ देयर इज ए प्रॉब्लम दैट यू थिंक मस्ट बी अटेंडेड टू, tell it to your ally in private and help him solve it rather than कि साहब आपने नहीं किया। नेक्स्ट मेरी 2 सजेशंस हैं। 2 नंबर हैं, वो याद रखिए। पहला नंबर है 31 और 69, 31 and 69। ये कॉन्फिडेंस की बात है। 31, 69 एवरीबॉडी शुड रिमेंबर। क्या उसका क्या मतलब है? 31 और 69, क्योंकि
हाँ, अपनी पॉपुलैरिटी की पीक पर मोदी गॉट ओनली 31% ऑफ द वोट. If you get together, you start with 69% of the vote. Therefore, जैसे हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे लंच पर भी, the key is 1-to-1 contest. आप एक प्रण लीजिए, सब ये लीडर प्रण ले कि बीजेपी के एक कैंडिडेट के अगेंस्ट हम सिर्फ एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे. देखिए वो कहीं जा ही नहीं सकते. मगर ये प्रण लेना बहुत आवश्यक है. अगर वोट बंटेगी तो आप देखिए असम में क्या हुआ, हर एक जगह जहां नहीं हो सके, कर्नाटक में क्या हुआ, त्रिपुरा में क्या हुआ. और ये तो दिनेश जी जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने बहुत अच्छी एक प्रपोजल दी थी कांग्रेस को, मगर उसमें आप क्योंकि कांग्रेस वाले उस समय नहीं माने तो देखिए क्या नतीजा निकला. इसलिए 1-to-1 कॉन्टेस्ट. सेकेंड नंबर टू रिमेंबर, मेरा राजेश जैन दोस्त हैं, वो कहा करते हैं दूसरा नंबर है 90-60. याद कीजिए 90-60 क्या है. इसका मतलब कि वो स्टेट्स जो कि 60% मेंबर लोकसभा में पहुंचाती हैं, उनका 90% सीट्स मोदी ले गया था, इसलिए वो जीता. फिर से हाँ सर, those states which contribute 60% of the seats to the Lok Sabha, Modi won 90% of those seats. यूपी, बिहार, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान. अच्छा, एक तो उसमें कॉन्फिडेंस की बात ये है कि वो 90% सीट्स तो उसमें ले ही नहीं सकता इस बार. मगर दूसरी बात यह है कि उन स्टेट्स पर जरूर फोकस करना बहुत जरूरी. और तीसरी चीज है कि जिन स्टेट्स पर अब वो फोकस कर रहे हैं कि भाई मुझे यहां 50 सीट का लॉस होगा, मैं इनको कहां से मेकअप कर सकता हूं, आप उन पर जरूर फोकस कीजिए और वहां 1-to-1 जरूर इंश्योर कीजिए. जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में, उड़ीसा में, जिन स्टेट्स पर अब उनकी आंख है, आप प्लीज उसको जरूर ये करें. और इन सब चीज के लिए सजेशंस तो 20 हैं, मगर मैं आपको और समय नहीं लूंगा. मैं सिर्फ एक चीज आप सबसे गुजारिश करूंगा, और हमारे जो इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं और जो बहुत परसुएसिव लीडर्स हैं जैसे शत्रुघ्न हैं, जिनकी बात को कोई ना ही नहीं कह सकता, तो इन सब से मेरा एक गुजारिश है, इन सब चीज़ों के लिए और स्पेशली ये सीट एडजस्टमेंट्स वगैरह के लिए आप सब पर प्रेशर डालिए, उनको कैजुअल कीजिए, उनको किसी तरह गुमराह कीजिए कि वो ये बात माने. और इसलिए ये तब दिनेश की जो कॉन्फिडेंस है, तब हमें कॉन्फिडेंस हो सकता है. इसलिए हम सब कवरेज कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.